नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एससीओ की मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग ने अमेरिका को मिर्ची लगा दी है। वो काम हो गया है जो भारत चाहता था। एससीओ की मीटिंग से भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अब अपने नए रास्ते पर चलेगा। चीन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का विश्वास और भरोसा भारत पर है। पीएम ने यह भी कहा कि जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, ऐसे माहौल के बावजूद भारत ने इस साल की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है। उधर एससीओ में रूस और चीन के साथ भारत की धाक देखने के बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के रूस और चीन के साथ दोस्ती पर सवाल उठा दिया है। पीटर नवारो का कहना है कि एक मंच पर रशिया, इंडिया और चाइना को देखना यह शर्मनाक था। भारत को रशिया के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, भारत को तो अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन पीटर नवारो यह भूल गए कि कल तक भारत अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन अमेरिका ने ही 50% टैरिफ लगाकर खुद से दूर करने का काम किया है। ये वही पीटर नवारो हैं जो कहते हैं कि रशिया से तेल खरीदकर रशिया यूक्रेन वॉर को अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो वो मोदी है। ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये तो मोदी वॉर है। वो ये कहते हैं कि रशिया से तेल खरीदकर भारत के ब्राह्मण फायदा उठा रहे हैं, भारत की आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि 50% टैरिफ लगने के बाद भारत अमेरिका से बात करने के लिए बेताब हो जाएगा, गिड़गिड़ाएगा कि बातचीत करो और सोल्यूशन कर लो, समाधान कर लो। लेकिन भारत बातचीत की पहल कर ही नहीं रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जहां से हमें तेल सस्ता मिलेगा, जहां हमारा हित होगा, राष्ट्र हित होगा, हम तो वहीं से तेल खरीदेंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बौखलाहट है, वो बढ़ती चली जा रही है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं एससीओ समिट के बाद भारत में क्या प्रतिक्रिया है और अमेरिका से किस तरह की आवाजें आ रही। एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। द वर्ल्ड बिलीव्स इन इंडिया and the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट किरोड़ी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरोड़ी जी, मैं पीटर नवारो को सुन रहा था, ट्रंप के सलाहकार हैं, और वो कहते हैं कि मोदी का जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़ा होना तो शर्मनाक है, उन्हें रूस के बजाय हमारे साथ खड़े होना चाहिए। पीटर नवारो ये भूल गए हैं कि भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रिश्तों को एक झटके में खराब करने वाला अमेरिका है। लेकिन एससीओ के मंच पर जैसे ही रशिया, इंडिया, चाइना साथ आते हैं तो पीटर नवारो को लगता है कि ये तो शर्मनाक है, ये तो दिखावा हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, ऐसा है, हर देश अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से निर्णय लेता है
और भारत ये चाहता था कि अमेरिका के साथ भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लंबे समय तक चलती रहे। भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका से कोई जुड़ाव हो, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जब फरवरी में अमेरिका गए थे, ट्रंप के गेस्ट के रूप में, चौथे हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे जिनको वहां ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उससे पहले भारत ने एक तरफा अमेरिका से होने वाले आयात पे ड्यूटी कम कर दी थी, क्योंकि भारत चाहता था कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो, क्योंकि ट्रंप शुरू से आते ही टैरिफ का और व्यापार का इशू उछाल रहे थे। तो भारत ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए ये किया। दूसरा ये किया कि पिछले साल पहली छमाही में जितना तेल अमेरिका से भारत ने खरीदा था, इस साल की छमाही में उससे दुगना तेल खरीदा, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत अमेरिका के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, या भारत अमेरिका की संवेदनशीलता है या सरोकार है उनको नहीं समझ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत ने ब्रिक्स में, जब ब्रिक्स करेंसी की बात आई तो भारत ही ब्रिक्स देशों में ऐसा था कि उन्होंने कहा ब्रिक्स करेंसी का अभी समय नहीं है, नहीं हो सकती। ये भी कहा कि डी डॉलराइजेशन का भी समय नहीं है, नहीं हो करना चाहिए इस समय में। तो जब भारत अमेरिका के फेवर में इस तरह का निर्णय ले रहा था, तो अमेरिका को ऐसा क्या लगा कि अमेरिका ने भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, जबकि रशिया से जो तेल खरीदने का बहाना है वो तो चाइना भी खरीदता है, गैस यूरोप खरीदता है, और अमेरिका स्वयं रशिया से व्यापार करता है। ऐसा नहीं है कि सैंक्शन के बाद व्यापार नहीं करता है। तो मुझे इसमें, लेकिन चीन से पंगा नहीं ले सकता ना अमेरिका, ये साफ साफ नजर आ गया कि जहां जो मजबूत है उससे पंगा लेने में डर लगता है। और भारत को सोच रहा था कि दबा देंगे, भारत मजबूर होगा, गिड़गिड़ाएगा, साहब बातचीत कर लीजिए। अब भारत ने तो गिड़गिड़ाया नहीं बातचीत करने के लिए, तो ये बात शायद ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। निश्चित रूप से, आंशिक रूप से जो आप बता रहे हैं वो बात सही है कि ट्रंप ये मान के चलता था कि भारत से मैं मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा लूंगा, और इसीलिए वो चाहते थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत के साथ जल्दी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। यूरोप के साथ उन्होंने दबा के कर लिया, जापान के साथ कर लिया, चीन के साथ भी हो गया, फिलीपींस के साथ हो गया, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ हो गया। लेकिन भारत के साथ 5 दौर की बातचीत चलने के बाद भी नहीं हुआ। तो वहां उनको फ्रस्ट्रेशन आया कि भारत तो अपने आप को असर्ट कर रहा है, जो ट्रंप को पसंद नहीं था। और इसमें मुझे लगता है कि जो तेल खरीदने की बात है उससे ज्यादा कहीं वहां की घरेलू राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत का बाजार बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमेरिका के जो किसानों की लॉबी है, विशेष रूप से जो गोरे लोग हैं किसान, वो ट्रंप का खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लॉबी चाहती थी कि भारत का मार्केट है वो अमेरिका के किसानों के लिए खुल जाना चाहिए। तो वो दबाव बना रही थी ट्रंप पे, भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ 5 राउंड की बातचीत में। दूसरा, जो मागा की लॉबी है अमेरिका को ग्रेट बनाने की, वो ये चाहती है कि भारत के लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट चाइना से भी ज्यादा लेते हैं अमेरिका में, और जो इमिग्रेंट्स में है वो मेक्सिको के बाद भारत दूसरा देश है जिसके सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं। तो वो मागा लॉबी वाले मान के चलते हैं कि भारत वाले अमेरिकन जो लोग हैं उनके जो एम्प्लॉयमेंट हैं या उनकी नौकरियां खा रहे हैं, क्योंकि H1B वीजा के 70% से ज्यादा इंडियन हैं। तो एक उनका दबाव भी पड़ रहा था कि, तो ट्रंप उस दबाव में आने के वजह से ट्रंप ने ये सोचा भारत को दबाया जाएगा तो भारत सरेंडर कर देगा। बिल्कुल यही सोचा कि भारत को दबाएंगे, भारत सरेंडर कर देगा, लेकिन भारत तो दबने को तैयार हुआ नहीं, सरेंडर को तैयार हुआ नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सहगल साहब, आवाज मिल रही है आपको? लाउड एंड क्लियर। सहगल साहब, एससीओ के मंच पर रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ क्या आए? पीटर नवारो का बयान आपने सुना होगा, ट्रंप के सलाहकार हैं, आजकल बड़े चर्चित हैं उनके बयान। हालांकि ज्यादातर बयान हास्यास्पद और कुछ बयान तो मूर्खतापूर्ण भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि मोदी का जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़े होना तो शर्मनाक बात है। उन्हें यानी कि भारत को तो रशिया के साथ खड़े होने के बजाय अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए। नवारो साहब भूल ही गए हैं कि रिश्ता तोड़ने का काम तो अमेरिका ने किया है। आज एससीओ के मंच पर देखकर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है?
देखो, ये साफ तौर पे अमेरिका की बखलाहट को दर्शाता है। अमेरिका को साफ तौर पे नजर आता था कि हिंदुस्तान के ऊपर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज होता जाएगा, हिंदुस्तान झुक जाएगा। हिंदुस्तान ने डिफाइंड एटीट्यूड अडॉप्ट किया है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जहाँ तक हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट है, हमारे फिशरमैन के इंटरेस्ट है, हमारे डेयरी फार्मर्स के इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसको हम किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से घबराएंगे नहीं, किसी से दबेंगे नहीं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। हिंदुस्तान केवल वही करेगा जो हिंदुस्तान के हित में है। और ये अमेरिका को चुभ रहा है। और हिंदुस्तान की हिम्मत को देखने के बाद में जापान ने भी हिम्मत दिखाई है, यूरोपियन यूनियन में भी हिम्मत दिखाना शुरू कर रहा है, और कुछ और देशों ने, साउथ कोरिया वगैरह ने भी हिम्मत दर्शानी शुरू कर दी है। ये ट्रम्प के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। ट्रम्प के जो अपने ही सरकार के लोग हैं उसको बड़े पैमाने पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो पुराने सेक्रेटरी स्टेट थे जॉन बोल्टन, और जो पुराने एनएस थे जैक सुलिवान, उन्हें साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका की तरफ से बहुत जबरदस्त ब्लंडर किया गया है, जो ट्रम्प ने अपने ही हित को निगाह में रखते हुए। आपने जो ब्लंडर वाली बात करी, जैक सलिवन वाली बात करी, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किस तरह से किए जा रहे हैं अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो अब अपने देश को यह समझाने में लगे हैं कि हम तो भारत के साथ ज्यादा व्यापार करते ही नहीं थे, और भारत के साथ व्यापार करके हमें तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा था। अब वो बार बार सफाई पेश कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने ही देश को कि साहब मैंने कोई गलती नहीं कर दी है। इससे उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और वो अपनी भूल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक कहा जाता है मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक। अगर आप में लार्ज हार्टेडनेस हो टू एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम इट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है जो ना तो किसी मिस्टेक को कभी एक्सेप्ट करेगा, और वो तो कहते हैं आई एम द किंग, आई एम द लॉ। ना ही किसी सलाहकार की बात मानते हैं, ना ही किसी एडवाइजर की बात मानते हैं, ना ही किसी दूसरे देशों की बात मानते हैं। वो केवल और केवल सोचते हैं कि केवल दुनिया में एक वही इंसान है जो। मैं किरोड़ी सिंह जी से भी यही सवाल पूछ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा लग रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि उन्हें लगा था कि पहले 25% टैरिफ लगाऊंगा तो भारत बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा, और फिर जब दूसरा 25% टैरिफ लगाऊंगा तो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। अब ना भारत बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ना रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर रहा है, उल्टे जिनपिंग, पुतिन और मोदी एक मंच पर अलग से आ गए। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। उनका टेंशन तो और बढ़ेगा, क्योंकि साफ तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड को नजर आना चाहिए कि रशिया की, अमेरिका की गलती की वजह से, नेटो की गलती की वजह से रशिया को उन्होंने चाइना की गोद में धकेला। अभी ट्रंप की गलती की वजह से वो हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते नाते जो है फॉर द टाइम बीइंग उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर रशिया, इंडिया और चाइना जो है 2.8 बिलियन लोग इकट्ठे हो जाएं, ऑलमोस्ट 38% दुनिया की जीडीपी RIC कंट्रीज में है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वेस्ट को। उनकी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगी, वर्ल्ड कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा, और वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी नीतियां हैं वो बहुत भारी पड़ेंगी। कितना भारी पड़ सकता है, मैं ये समझने की कोशिश किरोड़ी जी से करता हूं। बहुत सारे लोग बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपको लगता है रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आकर इतना भरोसा आपस में कायम कर लेंगे और इतना ट्रेड कर पाएंगे कि वेस्ट झुकने को मजबूर हो जाएगा अगले कुछ वर्षों में या दशकों में? देखिए, आपने शायद ये मीडिया में देखा होगा, पिछले 2-4 दिन से ट्रंप साहब नजर नहीं आ रहे हैं, हाइबरनेशन में हैं। और अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि आज वो बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और उनके इस बिग अनाउंसमेंट को लेके अमेरिकन मीडिया में अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि वो जो भारत पे टैरिफ लगाया है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप का विरोध बहुत हो गया है, तो वो वहां सेना को यूज कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेना को यूज करने की केवल 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो युद्ध हो या विद्रोह हो। तो विद्रोह और युद्ध दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सेना को यूज करना बड़ा मुश्किल होगा। कैलिफोर्निया में किया था तो वहां के गवर्नर ने ये कह दिया था कि हम अमेरिका से अलग हो सकते हैं, यहां तक की स्थिति आ गई थी। तो ये कयास भी लगाया जा रहा है। तीसरा कयास है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रंप अपना पद छोड़ सकते हैं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने पहले JD वेंस से बात भी की कि आप प्रेसिडेंट बनोगे क्या, इस तरह की मीडिया में बातें आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूं।
और इसको लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, जो अमेंडमेंट का 25th अमेंडमेंट को इन्वोक कर सकते हैं, तो ट्रंप प्रेसिडेंट से हट भी सकते हैं, यहां तक की स्थिति वहां बन रही है। और ऐसी स्थिति में वहां जो विरोध करने वाले हैं, जैसे जैक सुलेन का तो आपने नाम लिया, लेकिन उससे पहले जॉन बोल्टन ने भी विरोध किया था, और बोल्टन के यहाँ FBI की रेड मारी गई दबाव बनाने के लिए कि विरोध क्यों कर रहे हैं। वो पहले ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो भारत के साथ जिस तरह का अमेरिका का दृष्टिकोण है, उसको लेके अमेरिका में विरोध हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी मानते हैं आधुनिक समय का। तो दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं, तो दोनों को साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो अमेरिका का जो दुनिया पे आधिपत्य है वो कमजोर हो सकता है, कमजोर नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए अमेरिका में इतना दबाव पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो ट्रंप के 4 विशेष रूप से अधिकारी एडवाइजर हैं, रूबियो और दूसरा स्कॉट बेसेंट, पीटर नुआरो और कैरोलिना लेविट जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, इन चारों ने जो जिस तरह से भारत के विरुद्ध में आग उगली है, वैसी स्थिति में भारत के रिश्ते किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। मैं पीके सहगल साहब के पास भी आऊंगा, फिर आपके पास फिर आता हूं। पीके सहगल साहब, मुझे 2 बयानों पर बात करनी है आपसे, बहुत हास्यास्पद लगे, मैंने कहा कुछ मूर्खतापूर्ण भी लगे। एक तो पीटर नवारो का यह कहना कि रशिया यूक्रेन वॉर दरअसल वॉर है ही नहीं, ये तो मोदी वॉर है, ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं, ये मोदी वॉर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, ये भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, आम जनता को फायदा नहीं हो रहा है। अमेरिका से ऐसे बयान, ब्राह्मण अब जातियों को लेकर अमेरिका टिप्पणी करने लगे, तो आपको हास्यास्पद लगता है, मूर्खतापूर्ण लगता है, या साजिश की अति लगती है? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका को जबरदस्त फ्रस्ट्रेटेड है। उसको साफ तौर पर नजर आता था कि हिंदुस्तान झुक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी प्रकार से झुकने की बात ही नहीं की, और हिंदुस्तान ने अपने कार्ड जो है बहुत ही मेच्योरली खेले। अगर आप देखो कि SCO मीट से पहले प्रधानमंत्री जाते हैं जापान में, और जापान में उन्होंने $67 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट जापान इंडिया में करेगा अगले 10 साल के लिए। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात की, सिक्योरिटी की बात की, डिफेंस की बातचीत की, बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने की बात की। और उसके बाद SCO मीट के बाद में उन्होंने जो परेड है, हिंदुस्तान ने परेड में शामिल होने के लिए मना कर दिया, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो CPEC है वो हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर बना हुआ है और इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदुस्तान ने दूसरे लफ्जों में साथ में एक अलास्का में बहुत बड़ी 1 to 14 सितंबर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है, हिंदुस्तान के सैनिक वहां गए हुए हैं मेट्रोस रेजिमेंट के। तो हिंदुस्तान ने अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। हिंदुस्तान साफ तौर पे दर्शा रहा है अमेरिका को, देखो ये जो अपने ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, ये बेबुनियाद है, ये अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है। और जहां तक रशिया और यूक्रेन की वॉर है, उसका मुख्य कारण जो है वो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल 1945 के बाद में जहां भी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा फायदा उसको हो रहा है। पिछले 1 साल या 2 सालों में जब से युद्ध स्टार्ट हुए, 43% पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट जो है दुनिया के, वो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहे हैं। अभी भी $90 बिलियन का सामान बेचने जा रहे हैं, वॉर मेकिंग इक्विपमेंट यूक्रेन को, जिसकी पेमेंट करेगा यूरोपियन यूनियन या नेटो कंट्रीज। तो उसका केवल और केवल फायदा तो सिर्फ अमेरिका को रहता है। ये युद्ध जो बेसिकली है कि नेटो की तरफ से हुआ है। रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये किस्म से युद्ध है नेटो की तरफ से क्यों था, और अगर उस समय साफ तौर पे कह रहे थे अगर हमको आश्वासन दिया जाए कि किसी भी हालत में ये नेटो में शामिल नहीं होगा, इसको शामिल नहीं होने दिया जाएगा, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन इस माफी का किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं दिया। और ये साफ तौर पे नजर आ रहा था रशिया को कि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। अगर नेटो फोर्सेस आ जाती यूक्रेन के अंदर भी, तो रशिया का जो बॉर्डर था, लैंड बॉर्डर था, नेटो के खिलाफ साफ तकरीबन दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। और वहाँ पे मिसाइलें भी तैनात हो जाती है, वहाँ एयर डिफेंस इक्विपमेंट तैनात होता है, टैंक्स भी तैनात हो सकते हैं। और रशिया नहीं चाहता था इस माफी की कोई भी कार्रवाई हुई। फिर रशिया ने हिंदुस्तान को पहले जैसे 20% डिस्काउंट दे रहा था, अभी हिंदुस्तान को उन्होंने 5% और डिस्काउंट एक्सेप्ट देना शुरू कर दिया है। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे जी, और उसको प्योरीफाई करने के बाद रिफाइन करने के बाद सबसे ज्यादा जो खरीदार है डीजल का, वो यूक्रेन है। तो यानी दूसरे लफ्जों में
एक किस्म से कॉन्ट्राडिक्शन आप कह रहे हो। बिल्कुल, यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर डीजल भारत सप्लाई कर रहा है। किरोड़ी सिंह जी, जो दो बयान मैंने जिक्र किए, एक तो ये कि ये मोदी वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, और दूसरा पीटर नवारो का ये कहना कि साहब इससे तो भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, आम जनता को तो फायदा नहीं हो रहा। अब ब्राह्मणों को फायदा वाला स्टेटमेंट ये ऐसे स्टेटमेंट आपने कभी सुने थे क्या पहले अमेरिका से? देखिए, मुझे इसको लेके कहीं सरप्राइज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि भारत में एक जाति है, वो सामाजिक संरचना का पार्ट है, और अमेरिकन के मैंने बहुत से प्रोफेसर्स के साथ भी संवाद किया है, उनके समझ में ही नहीं आता। वो ये मान के चलते हैं कि किसी भी समाज में जो रिसोर्सेज, इनकम, वेल्थ को कंट्रोल करता है वो ब्राह्मण है और बाकी सब दलित हैं। ये अमेरिकन की समझ है। वहां जैसे ब्लैक और व्हाइट की है तो उस फ्रेमवर्क में वो समझते हैं। लेकिन नवारो ने उससे पहले भी ये कहा कि भारत तो महाराजा ऑफ टैरिफ है। उसके बाद ये कहा कि ये तो लॉन्ड्रोमेट ऑफ क्रेमलिन है, क्रेमलिन की वॉशिंग मशीन है। तो बहुत से ऐसे शब्द वो यूज कर चुके हैं पहले भी। तो अब ब्राह्मण अगर कहा है कि ब्राह्मण फायदा उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भारत के जो आंतरिक संरचना है उसको इंस्टिगेट करना चाहते हैं। वहां उनका इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लगता। ये व्यापार के संदर्भ में कहीं काम नहीं आता है। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह कहा कि हमें भारत से कोई शिकायत नहीं है। नवारो तो ये कह रहे हैं कि ये मोदी का युद्ध है, इंडिया लड़ रहा है यूक्रेन से, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि भारत से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका के ट्रंप के एडवाइजर हैं, विशेष रूप से जो इनमें नवारो भी है, उनका मुझे लगता है कि इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा है। वो ये चाहते हैं कि भारत को दबाव में रखा जाए, क्योंकि वो चाहते थे शुरू से। देखिए, ट्रंप पिछली बार आया था तो ट्रंप ने एक इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी चाइना को कंटेन करने के लिए डिवाइस की थी। उससे पहले इंडो पैसिफिक की बात नहीं होती थी, एशिया पैसिफिक की होती थी ओबामा के टाइम में। और तो जब एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक पे आए तो भारत यूज नहीं हुआ। भारत ये चाहता था कि जो क्वेड बना है वो इंडो पैसिफिक में विकास का साधन बने, कोई सैन्य संगठन नहीं बने। तो अमेरिका को ये रियलाइज हो गया कि भारत को वो चाइना के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते, एक साधन के रूप में वेपनाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो और दबाव बनाने लगे। और अब ट्रंप ने जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी थी उसको भी छोड़ दिया है। अब अमेरिका फिर से एशिया पैसिफिक की बात करने लगे। अब इंडो पैसिफिक का ट्रंप का कोई एडवाइजर नाम नहीं लेता है। तो भारत पे दबाव बना के वो अपने हितों के लिए एक साधन के रूप में यूज करना चाहते हैं। और ये ट्रंप ने जो ऑर्डर निकाला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी टैरिफ को बढ़ाने के लिए, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय हित और अमेरिका की विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको नुकसान पहुंच रहा है भारत की वजह से। तो भारत पर तरह तरह के आरोप और ब्लेम लगाए जा रहे हैं, लेकिन एससीओ की मीटिंग के बाद थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव होता हुआ तो नजर आ रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा होगा, आगे चलकर टैरिफ की स्थिति क्या होगी, इस पर हम नजर बनाकर रखेंगे। आगे भी ऐसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।